नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में हमने सामाजिक समूह के विशेष प्रकार, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का विस्तार से अध्ययन किया है। इस एपिसोड में हम सामाजिक समूह के एक और विशेष प्रकार, जिसे संदर्भ समूह कहते हैं, का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम यह जानेंगे कि संदर्भ समूह का अर्थ क्या है, संदर्भ समूह को किस तरह से परिभाषित किया गया है, संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष क्या हैं, संदर्भ समूह के अपकार्यात्मक पक्ष क्या हैं, अर्थात उसके फंक्शन और डिसफंक्शन क्या है, व्यक्ति के जीवन में किस तरह से संदर्भ समूह का महत्व होता है। इन्हीं सब पहलुओं पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं संदर्भ समूह क्या होता है। संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हर्बर्ट हाइमन नाम के विद्वान ने किया था। हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में हर्बर्ट हाइमन ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था। किंतु संदर्भ समूह शब्द की समाजशास्त्री व्याख्या का श्रेय, इसको एक समाजशास्त्री संकल्पना के रूप में स्थापित करने का पूरा श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन को जाता है। रॉबर्ट के मर्टन ने अपने एक और अन्य विद्वान साथी, जिनका नाम रोस्सी है, रोस्सी के साथ मिलकर, मर्टन एवं रोस्सी दोनों ने मिलकर अमेरिकन सैनिकों के एक समूह का काफी लंबे समय तक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। और उस समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष उन्हें प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों के आधार पर मर्टन ने एक किताब की रचना की। उस किताब का नाम द अमेरिकन सोल्जर है। इसी किताब द अमेरिकन सोल्जर में रॉबर्ट के मर्टन और रोस्सी ने संदर्भ समूह की विस्तार से, उसके सभी पहलू, उसके सकारात्मक पक्ष, उसके नकारात्मक पक्ष, उसका व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, इन सब पहलुओं का विस्तार से लेखन किया, विस्तार से उन्हें समझाकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या के अनुसार संदर्भ समूह एक ऐसा सामाजिक समूह होता है, व्यक्ति जिसका सदस्य नहीं होता है, किंतु वह उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है कि वह उस समूह का सदस्य हो जाए। व्यक्ति की यह जो आकांक्षा है, वह व्यक्ति के मनोवृत्तियों को, उसके व्यवहार को तथा उसके मूल्यांकन करने के तरीकों को परिवर्तित करती है, अर्थात उस पर असर डालती है। व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक मनोवृत्तियां होती हैं, जन्म से मनोवृत्तियां होती हैं, उसके कुछ इंस्टिक्ट होते हैं, उसके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, उसके कुछ इमोशंस भी होते हैं। अर्थात मनुष्य अपनी उन स्वाभाविक मनोवृत्तियों के अनुसार, उसके अपने जो मूल और नैसर्गिक जो स्वभाव के अनुसार, वह समाज के विभिन्न व्यवहार प्रतिमानों को देखता है, उनको या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, अर्थात उनका मूल्यांकन करता है, और फिर उसी के अनुरूप वह दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करता है। किंतु जब व्यक्ति किसी अन्य समूह से प्रभावित होता है और किसी अन्य समूह की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, तो वह समूह व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह हो जाता है। और व्यक्ति की दूसरे समूह की सदस्यता प्राप्त करने की यह आकांक्षा, या दूसरे समूह के लोगों के जैसा बनने की उसकी यह जो इच्छा है, उसकी यह इच्छा और आकांक्षा फिर उसकी जो स्वाभाविक जो मनोवृत्तियां हैं, उसके मूल्यांकन करने के जो तरीके हैं, उसके व्यवहार करने के जो तरीके हैं, उन सबको प्रभावित करती है यह आकांक्षा। और फिर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होता है, उसकी मनोवृत्ति में बदलाव आना शुरू होता है। वास्तव में व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है, व्यक्ति उस समूह के आदर्शों, उसके मूल्यों से और उसके सदस्यों के व्यवहार करने के जो तौर तरीके हैं, अर्थात जो व्यवहार प्रतिमान है, उनसे स्वाभाविक रूप से परिचित होता है। किंतु व्यक्ति अपने जीवन काल में समाज के दूसरे जो समूह हैं, जिसका वह सदस्य नहीं है, वह उन समूहों को भी देखता है, उनके बारे में भी व्यक्ति को वे सामाजिक संपर्क के दौरान वे सब जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों के जीवन स्तर को देखता है, वह दूसरे समूहों के आदर्शों और उनके मूल्यों से परिचित होता है, तब व्यक्ति अपने स्वयं की तुलना दूसरे व्यक्तियों से करता है। अर्थात वह अपने समूह की तुलना दूसरे समूह से करता है, और अपने समूह के जो मूल्य हैं, अपने समूह के जो आदर्श हैं, और अपने समूह के सदस्यों का जो जीवन स्तर है, उनकी जो प्रगति का स्तर है, इन सब की तुलना वह दूसरे समूह के आदर्शों से, उसके मूल्यों से और उसके सदस्यों के जीवन स्तर से करता है। जब कोई व्यक्ति अपने समूह की और दूसरे समूह की तुलना करता है, या अपनी स्वयं की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य लोगों से करता है, और इस तुलना के दौरान उसे ऐसा, अपने चिंतन मनन के दौरान उसे ऐसा महसूस हो कि मेरे जो आदर्श और मूल्य हैं, उससे बेहतर दूसरे व्यक्तियों के आदर्श और मूल्य हैं,
जो दूसरे व्यक्तियों का जीवन स्तर है वो मेरे जीवन स्तर से श्रेष्ठ है। जो दूसरे लोगों की प्रगति का स्तर है वो मेरी प्रगति के और विकास के स्तर से कहीं अधिक ज़्यादा बेहतर है या श्रेष्ठ है। दूसरे समूहों के जो आदर्श हैं वो मेरे समूह के आदर्श से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। दूसरे समूहों के जो मूल्य हैं वो मेरे समूह के मूल्य से अधिक बेहतर हैं या अधिक श्रेष्ठ हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने के पश्चात, अपनी समूह की तुलना दूसरे समूह से करने के बाद में यह महसूस करे कि वह हर मामले में, हर पहलू में और उसका समूह कमतर है और दूसरे समूह और दूसरे व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। तो यह जो सापेक्षहीनता है, तुलना करने पर उसे यह जो हीनता का भाव महसूस होता है, इस सापेक्षहीनता के कारण ही, तुलना के आधार पर जो सापेक्षहीनता व्यक्ति को महसूस हो रही है, इस सापेक्षहीनता के कारण ही संदर्भ समूह का समाज में निर्माण होता है। यह जो सापेक्षहीनता का भाव है, इस सापेक्षहीनता के भाव के कारण ही व्यक्ति जिन दूसरे लोगों को श्रेष्ठ समझता है स्वयं से, वह उनके व्यवहार प्रतिमानों का, उनके तौर तरीकों का, उनकी जीवन शैली का अनुसरण करने लगता है और वह दूसरे समूह से जिससे वह प्रभावित है, उसी समूह का सदस्य बनने का भी प्रयत्न करना शुरू करता है। वास्तव में वह उस समूह का सदस्य बनना ही चाहता है, क्योंकि सापेक्षहीनता के कारण उसे अपना समूह और अपनी स्वयं की जो सामाजिक परिस्थिति है, अपना जो विकास और प्रगति का स्तर है, वह उसे कमतर महसूस हो रहा है, हीन महसूस हो रहा है। इसी सापेक्षहीनता के कारण जब व्यक्ति जिस दूसरे समूह का सदस्य बनना चाहता है या दूसरे समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, यह दूसरा समूह ही व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह कहलाता है। अब तक की व्याख्या से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, आकांक्षा का स्तर और दूसरा, सापेक्षहीनता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक मनोवृत्तियां होती हैं, अपने सोचने के तौर तरीके होते हैं, और यह जो स्वाभाविक मनोवृत्तियां हैं और व्यक्ति की जो सोचने के तौर तरीके हैं, इसी से तय होता है, इसी से निर्धारित होता है कि उसकी आकांक्षा का स्तर क्या है। कुछ लोगों की आकांक्षा का स्तर बहुत उच्च होता है, वे बहुत ऊंची सामाजिक परिस्थिति समाज में प्राप्त करना चाहते हैं, वे बहुत बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, वह बहुत अधिक मात्रा में प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं। और कुछ लोग एम्बिशियस नहीं होते हैं, उनमें संतुष्टि का भाव होता है, वे जहाँ हैं जैसे हैं उसी में प्रसन्न होते हैं। किंतु जिनकी आकांक्षा का स्तर ऊंचा होता है, जो लोग एम्बिशियस होते हैं, वे निश्चित रूप से दूसरे समूहों से और दूसरे समूहों के सदस्यों से अपने समूह की और स्वयं की तुलना करते हैं। और तुलना करने के पश्चात ही जो एम्बिशियस लोग हैं, जो उच्च आकांक्षी हैं, जिनकी आकांक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, जो बहुत अधिक विकास और प्रगति के स्तर को, उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग स्वयं को दूसरों की तुलना में हीन महसूस करते हैं, कमतर पाते हैं, और इसीलिए अपनी इस उच्च आकांक्षा के कारण ही इस सापेक्षहीनता को वे स्वीकार करते हैं और दूसरे समूहों का या फिर दूसरे लोगों की जीवन शैली का और व्यवहार प्रतिमानों का, उनके आदर्शों का आंतरिकरण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। बस इसी उच्च आकांक्षा के कारण और इसी सापेक्षहीनता के कारण ही संदर्भ समूह निर्मित होते हैं। आइए अब बात करते हैं संदर्भ समूह की विशेषताओं के बारे में। संदर्भ समूह वास्तव में व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है। व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं के कारण ही संदर्भ समूह उत्पन्न होता है। हमने अभी व्याख्या में समझा था कि संदर्भ समूह के साथ में दो विशेष बातें होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। एक सापेक्षहीनता और दूसरा आकांक्षा का स्तर। यह जो आकांक्षा का स्तर है, यही वास्तव में संदर्भ समूह को जन्म देता है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति से, अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है, वह अपने विकास के स्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने लिए और ऊंचे लक्ष्य तय करता है। वह विकास के और प्रगति के और ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और इसी के लिए वह दूसरे व्यक्तियों का अनुसरण करता है, जिन्हें वह सफल मानता है या जिन्हें वह अपने से बेहतर मानता है। तो व्यक्ति की यह जो अभिलाषाएं, यह जो उसके उच्च लक्ष्य हैं, यह जो उसकी उच्च आकांक्षाएं हैं, इन्हीं के साथ ही संदर्भ समूह का अस्तित्व होता है। चूंकि आकांक्षा का स्तर, सापेक्षहीनता और व्यक्ति ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जिन आदर्शों को, जिन ऊंचे लक्ष्यों को और मूल्यों को वह प्राप्त करना चाहता है, यह सब उसकी चिंतन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अर्थात सापेक्षहीनता, आकांक्षा का स्तर, उसके द्वारा निर्धारित किए गए उच्च लक्ष्य, मूल्य और आदर्श, यह सब उसके मन और मस्तिष्क में होते हैं।
इसलिए समाज में संदर्भ समूह का वास्तविक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका अस्तित्व व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में होता है। संदर्भ समूह का निर्धारण व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण के आधार पर होता है, अर्थात व्यक्ति की जो सोच है, उसके जो सोचने के तरीके हैं, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसके आधार पर व्यक्ति तय करता है कि उसके लिए संदर्भ समूह कौन होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सोचने के तरीके भिन्न होते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी शिक्षक से प्रभावित है, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी राज्य सेवा के अधिकारी से प्रभावित है, हो सकता है कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के या भारतीय पुलिस सेवा के किसी व्यक्ति से प्रभावित है, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी लेखक से प्रभावित है। तो व्यक्ति की अपनी जो सोच होती है उसके अनुसार उसके लक्ष्य तय होते हैं और उसी के आधार पर यह तय होता है कि उसका संदर्भ समूह कौन होगा। इसीलिए एक ही समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए संदर्भ समूह भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की अभिवृत्तियां अलग अलग हैं, लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं और लोग अलग अलग आदर्शों और मूल्यों का अपने अनुसार मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संदर्भ समूह भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संदर्भ समूह वास्तव में किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति, समय विशेष और स्थान विशेष से संबंधित एक सापेक्ष समूह है। परिस्थिति बदलने पर, समय बदलने पर और स्थान परिवर्तित होने पर यह हो सकता है कि लोगों के लिए उनके संदर्भ समूह भी परिवर्तित हो जाएं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई एक बेरोजगार व्यक्ति है जो अपने पड़ोस में रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित है जो किसी शासकीय कार्यालय में समूह 3 का कर्मचारी है, अर्थात वह ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है, वह बाबू हो सकता है, सहायक ग्रेड 3 हो सकता है अथवा लिपिक हो सकता है। अभी वर्तमान में बेरोजगार व्यक्ति का लक्ष्य, उसका उद्देश्य समूह 3 की नौकरी प्राप्त करना है। वह ग्रुप 3 की किसी परीक्षा को पास करके समूह 3 का कर्मचारी बन भी जाता है। किसी कार्यालय में ग्रुप 3 की नौकरी प्राप्त करने के पश्चात अपनी उच्च आकांक्षा के कारण व्यक्ति को फिर सापेक्षहीनता का अनुभव हो सकता है, क्योंकि अब उसे यह महसूस हो रहा है अपने अनुभव के आधार पर कि ग्रुप 3 के समस्त पद राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं। अब वह अपनी सापेक्षहीनता के कारण और ऊंचा लक्ष्य तय करता है और अब उसे राज्य सेवा का प्रशासनिक अधिकारी बनना है। वह राज्य सेवा का प्रशासनिक अधिकारी बन भी जाता है। राज्य सेवा का प्रशासनिक अधिकारी बनने के पश्चात भी उस व्यक्ति को अपने आकांक्षा के स्तर के कारण, अपने अनुभव के कारण फिर से सापेक्षहीनता महसूस हो और तब उसे अपने अनुभव के आधार पर यह ज्ञात होता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नियंत्रण में होते हैं। तब उसकी अपनी सापेक्षहीनता के कारण उसका फिर से एक उच्च आदर्श तय होता है, एक उच्च लक्ष्य तय होता है और वह यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करता है और यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके वह आईएएस बन भी जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने के पश्चात भी हो सकता है कि अपने से उच्च पद या प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति को देखकर उसे फिर सापेक्षहीनता महसूस हो। प्रॉपर आईएएस होने के बाद में निरंतर प्रमोशन के कारण यह संभव है कि वह व्यक्ति किसी विभाग के सचिव भी बन जाए, किंतु सचिव बनने के पश्चात भी अपने अनुभव के कारण उन्हें हो सकता है फिर सापेक्षहीनता महसूस हो और अपनी उच्च आकांक्षा के स्तर के कारण उन्हें अपने विभाग के माननीय मंत्री को देखकर सापेक्षहीनता महसूस हो सकती है। उन्हें ज्ञात हो सकता है कि माननीय मंत्री जो सरकार के हैं उनके जो प्राधिकार हैं वे उनके प्राधिकार से ज़्यादा हैं, उनका पद माननीय मंत्री के पद के नियंत्रण में है। इस स्थिति में वह व्यक्ति, संभव है कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि फिर वे वहाँ से त्यागपत्र देकर राजनीति में प्रवेश करते हैं और राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात उनकी आकांक्षा होती है कि वे सरकार में शामिल होकर किसी विभाग के मंत्री बन जाएं। अर्थात स्पष्ट है कि संदर्भ समूह व्यक्ति की स्थिति के सापेक्ष है। स्थिति बदलने पर हो सकता है व्यक्ति के आदर्श बदल जाएं, उसके लिए संदर्भ समूह फिर परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से स्थान और समय के सापेक्ष भी संदर्भ समूह होते हैं। स्थान और समय बदलने पर भी हो सकता है व्यक्ति के संदर्भ समूह बदल जाए। हो सकता है कोई एक व्यक्ति वर्तमान में किसी अभिनेता से प्रभावित होकर वह फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा अभिनेता बनना चाहता है, किंतु अभिनेता बनने के पश्चात उसे ज्ञात हो सकता है कि सफलता और समृद्धि से उसे सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हो सकता है फिर वह किसी
आध्यात्मिक संत के या किसी धार्मिक संत के समूह में शामिल होकर सब कुछ त्याग कर अध्यात्म का रास्ता अपना ले। संदर्भ समूह की एक और विशेषता यह है कि संदर्भ समूह सिर्फ प्रगतिशील और परिवर्तनशील समाज में ही अस्तित्व में होते हैं। किसी भी निरंतर बदलने वाले समाज में और प्रगतिशील समाज में ही संदर्भ समूह उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी रूढ़िवादी समाज में, परंपरागत समाज में या जड़ समाज में संदर्भ समूह का अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में जो परंपरावादी समाज है, जो रूढ़िवादी समाज है, जड़ समाज है, वहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रिया ही कुछ इस प्रकार की होती है कि उस समूह के सदस्य, उस समाज के सदस्य अपने समूह के मूल्यों, आदर्शों और व्यवहार प्रतिमानों के प्रति बहुत गंभीर होते हैं, बहुत आसक्त होते हैं और अपने समूह के मूल्य, आदर्श और व्यवहार प्रतिमानों का आंतरीकरण करना, उनको मानना, उनका पालन करना वे अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझते हैं। उन आदर्शों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी, उन मूल्यों को और व्यवहार प्रतिमानों को, उन सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमानों को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना भी वे अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं। इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति के लिए अपने समूह के मूल्य और आदर्श और व्यवहार प्रतिमान और सांस्कृतिक नियमावलियां एक अमूल्य निधि बन जाते हैं और वे उसके लिए इतने अमूल्य होते हैं कि उन्हें और अधिक परिमार्जित करना, उन्हें परिवर्धित करना और उन्हें पूरी तरह से उन्हीं मूल्यों पर कायम रहना, उन आदर्शों को प्राप्त करना ही उसके जीवन का एक मूल उद्देश्य बन जाता है। तब व्यक्ति किसी दूसरे समूह के मूल्य और आदर्श से प्रभावित हो ही नहीं सकता। इस स्थिति में दरअसल वास्तव में उसका अंतः समूह ही उसके लिए संदर्भ समूह के तौर पर कार्य करने लगता है। तब कोई भी दूसरा बाह्य समूह या दूसरा समूह या दूसरे व्यक्ति उसके लिए कभी भी आदर्श के रूप में स्थापित नहीं हो सकते हैं। इस स्थिति को यदि समाजशास्त्री गारफिंकल के दृष्टिकोण से देखें तो गारफिंकल ने इस प्रकार की स्थिति को और इस प्रकार के व्यवहार प्रतिमान को कल्चरल डोप कहा है। इसे हिंदी में सांस्कृतिक नशा कहेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी स्वयं की संस्कृति, अपने अंतः समूह की संस्कृति, उसके व्यवहार प्रतिमान और नियमावलियां, उसके आदर्श और मूल्य, पूरी संस्कृति वास्तव में उसके लिए वह इतना अत्यधिक आस्थावान होता है, वह उसके लिए इतनी श्रेष्ठ होती है, स्वयं की संस्कृति ही इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह उसकी तुलना किसी अन्य संस्कृति से करता ही नहीं है, वास्तव में करना ही नहीं चाहता है। उसे किसी दूसरी संस्कृति के मूल्य, आदर्श, किसी दूसरे समूह के व्यवहार प्रतिमान प्रभावित कर ही नहीं पाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के लिए कोई अन्य समूह संदर्भ समूह के तौर पर उत्पन्न नहीं हो सकता है, या ऐसे समाज में जो व्यक्ति हैं दूसरे समूह या दूसरे समूह के लोगों से चूंकि प्रभावित ही नहीं होते हैं, इसलिए अन्य कोई समूह या अन्य कोई व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह के तौर पर नहीं होता है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं की ही संस्कृति को और स्वयं के ही समूह के मूल्य और आदर्शों को ही अत्यधिक श्रेष्ठ समझता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को सापेक्षहीनता महसूस ही नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ समझा जाएगा तो अन्य सभी दूसरे समूहों की या अन्य व्यक्तियों की संस्कृति और मूल्य उसे श्रेष्ठ प्रतीत नहीं होंगे। तो स्वयं की ही सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के कारण सापेक्षहीनता महसूस नहीं होती है, और सापेक्षहीनता जब महसूस नहीं होती है तो आकांक्षा का और उच्च स्तर भी उत्पन्न होने का यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता है। तो इसी स्थिति के कारण जो जड़ समाज है, परंपरागत समाज है, रूढ़िवादी समाज है, उस समूह के, उस समाज के लोगों के लिए कोई संदर्भ समूह का अस्तित्व नहीं होता है। संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी एक व्यक्ति किन समूहों को अपने लिए संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार करता है या कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के लिए संदर्भ व्यक्ति हो सकते हैं, यह चुनाव एकाधिक कारकों पर निर्भर करता है। उस समय विशेष की परिस्थितियां क्या हैं, व्यक्ति किस अंतः समूह से संबंधित है, उसका समाजीकरण किस प्रकार से हुआ है, व्यक्ति की क्षमताएं क्या है, उसने अपने लिए किन आदर्शों को स्वीकार किया है, किन मूल्यों का व्यक्ति ने आंतरिकरण किया है, यह सब विभिन्न कारक हैं जो किसी एक व्यक्ति के संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करते हैं। संदर्भ समूह के चुनाव में समय विशेष या काल विशेष का प्रभाव व्यक्ति पर अत्यधिक होता है। यदि हम आज से 50 या 100 वर्ष पूर्व की समाज की यदि हम कल्पना करें
तो उस समय समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करना ही वास्तविक सफलता का पैमाना माना जाता था। किंतु समय बदलने के साथ में पूंजीवाद के और नगरीकरण के शहरीकरण के विकास के पश्चात आज सफलता का पैमाना अत्यधिक धन कमाना है। तो समाज में समय के बदलने के कारण मूल्यों की स्वीकृति प्रभावित होती है, समाज के मूल्य बदल जाते हैं। समय विशेष में नैतिक मूल्यों को आदर्शों को प्राप्त करना ही सफलता का पैमाना था, किंतु पूंजीवादी समाज में अत्यधिक धन कमाकर समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करना सफलता का पैमाना है। इस स्थिति में जब समाज में आदर्शों और उच्च कोटि के मूल्यों का महत्व है, वहाँ पर व्यक्ति ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं और उन्हें संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह के रूप में चुनते हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों को प्राप्त किया है, जिन्होंने समाज में उच्च परिस्थिति, समाज में कुछ जो निश्चित विशिष्ट आदर्श हैं उन्हें प्राप्त करने के पश्चात वह परिस्थिति प्राप्त की है, तो वे व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति के रूप में चुने जाते हैं। किंतु पूंजीवादी समाज में जब मूल्य बदल चुके हैं और आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करना, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना सफलता का प्रतिमान और पैमाना है, तो व्यक्ति अत्यधिक धन कमाने वाले व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, किसी बिजनेस टाइकून को या फिर किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी बड़े उद्योगपति को या फिर ऐसे कारपोरेट जगत के ऐसे लोगों से प्रभावित होंगे जिन्होंने आर्थिक संसाधनों और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके स्वयं को उच्च परिस्थिति पर स्थापित किया है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में, भारतीय समाज में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कई उच्च कोटि के मूल्य और आदर्श समाज में स्थापित किए हैं। उनका पूरा जीवन और उनकी पूरी जीवन शैली ही एक संदेश था। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया, उन्होंने खादी को अपनाया, उन्होंने चरखे के द्वारा जो है वह स्वावलंबन का संदेश दिया और कम से कम संसाधनों में जीवन अपना व्यक्ति करे, ऐसे उन्होंने आदर्श और मूल्य स्थापित किए। किंतु वर्तमान में व्यक्ति इन मूल्यों से प्रभावित नहीं होगा। पूंजीवादी समाज में बड़ी से बड़ी गाड़ी जिस व्यक्ति के पास में है, जिसके पास में बड़ा से बड़ा घर है, जिसके पास में अत्यधिक मंथली या वार्षिक आय है, वह व्यक्ति जो है वो समाज के लोगों को अधिक प्रभावित करेगा। महात्मा गांधी ने सोशल ट्रस्टीशिप की थ्योरी और सिद्धांत के माध्यम से यह आह्वान किया कि व्यक्ति को अपने अतिरिक्त धन को समाज के कल्याण के लिए खर्च कर देना चाहिए। इस मूल्य को कोई नहीं स्वीकार करेगा। वर्तमान में व्यक्ति स्वयं के लिए अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक संसाधन इकट्ठा करना चाहता है। तो समय विशेष व्यक्ति के लिए संदर्भ व्यक्ति और संदर्भ समूह कौन होगा, इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं। समय विशेष के अतिरिक्त व्यक्ति की अवस्था भी संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई किशोर के लिए, किशोर अवस्था वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई एक उभरता क्रिकेटर संदर्भ समूह होगा, संदर्भ व्यक्ति होगा। भारतीय क्रिकेट टीम किसी एक भारतीय किशोर के लिए संदर्भ समूह हो सकती है। उस किशोर के लिए कोई आध्यात्मिक संत या धार्मिक संत संदर्भ व्यक्ति नहीं होंगे। सामान्यतः किसी प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति के लिए कोई उभरता क्रिकेटर उसके लिए संदर्भ समूह नहीं होगा। उनके लिए संदर्भ समूह स्वाभाविक रूप से सामान्यतः कोई धार्मिक संत या आध्यात्मिक संत संदर्भ व्यक्ति होंगे। इसी तरह से किसी युवा अवस्था वाले व्यक्ति के लिए या 40 से 50 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति के लिए कोई अपने क्षेत्र में स्थापित प्रोफेशनल या फिर कोई एक एंटरप्रेन्योर उसके लिए उसकी अवस्था के अनुसार, उसके जीवन की मांग के अनुसार संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति हो सकता है। किसी व्यक्ति की अंतः समूह की सदस्यता भी संदर्भ समूह के चुनाव को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे समूह का सदस्य है या किसी व्यक्ति का अंतः समूह अपनी समूह की ही संस्कृति को, उसके सांस्कृतिक आदर्शों, मूल्यों को, सांस्कृतिक प्रतिमानों को, व्यवहार प्रतिमानों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो उस समूह के सदस्य के द्वारा स्वाभाविक रूप से अपने अंतः समूह को ही संदर्भ समूह के रूप में चुनाव उसका किया जाएगा। वह किसी बाहरी समूह का संदर्भ समूह के रूप में चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं की ही संस्कृति को श्रेष्ठ माना जा रहा है और दूसरे किसी भी समूह के सांस्कृतिक मूल्यों को उच्च मूल्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे समूह के सदस्य किसी बाहरी समूह को कभी भी संदर्भ समूह के रूप में उसका चुनाव नहीं करते हैं।
इसके विपरीत यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रगतिशील समूह का सदस्य है, वहां पर प्रगतिशील मूल्यों को, आदर्शों को और मानकों को, परिवर्तन को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार किया जाता है और किसी बाह्य समूह और बाह्य समूह की संस्कृति और उसके सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों को खुले मन से, खुले दिमाग से देखा जाता है, निष्पक्ष रूप से उनका मूल्यांकन किया जाता है और अपने समूह के मूल्यों से बाहरी समूह के मूल्यों की तुलना भी की जाती है। और इसी खुले मन से जब बाहरी समूह के मूल्यों को स्वीकार किया जाता है, तभी व्यक्ति को सापेक्षहीनता की अनुभूति होती है और इसी सापेक्षहीनता के कारण फिर आकांक्षा का स्तर जो है वह उत्पन्न होता है। उच्च आकांक्षा के स्तर के कारण फिर ऐसे समूह के लोग बाहरी समूह की संस्कृति को स्वीकार करने के कारण बाहरी समूह को भी संदर्भ समूह के रूप में उसका चुनाव करते हैं। व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, व्यक्ति की अपनी आकांक्षा का स्तर, व्यक्ति की अपनी अभिलाषाएं और व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास का स्तर, यह सब भी संदर्भ समूह के चुनाव को, संदर्भ व्यक्ति के चुनाव को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आईएएस नहीं बनना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति एक बड़ा उद्योगपति नहीं बनना चाहता है। कुछ लोगों का आत्मविश्वास का स्तर या वे अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, उनकी क्षमताएं सीमित होती हैं, उनकी अभिलाषाएं भी सीमित होती हैं, तो वे ग्रुप 3 की सरकारी नौकरी या किसी छोटी किराने की दुकान को शुरू करके ही वह अपने जीवन को सफल मानते हैं। उनका संतुष्टि का स्तर यहीं पर उन्हें प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च अभिलाषाओं को रखने वाले, अत्यधिक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं, तो वे ग्रुप 3 की नौकरी से या किसी छोटे धंधे से या किसी छोटे रोजगार से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का लक्ष्य जो है वह स्वयं के लिए निर्धारित किया हुआ है, या किसी बड़े शासकीय या किसी कारपोरेट कंपनी में बड़े पद पर वे स्थापित खुद को करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संदर्भ व्यक्ति उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होंगे। किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थिति, उस देश के अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रणालियां, बैंकिंग प्रणालियां भी संदर्भ समूह के या संदर्भ व्यक्ति के चुनाव को सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मान लीजिए कि किसी देश की आर्थिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार की है या राजनीतिक निर्णय के द्वारा ऐसी नीतियां बना दी गई हैं कि स्व उद्यम के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध है, तो उस देश के नागरिक, उस समाज के नागरिक सामान्यतः स्व उद्यम के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि उन्हें आसानी से अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से या राजनीतिक निर्णय के कारण, नीति के कारण उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की शिक्षा का स्तर, व्यक्ति के पास में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा भी व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह और संदर्भ व्यक्ति के चुनाव को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। संदर्भ समूह पर केंद्रित हमारा यह एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सीरीज के अगले वीडियो में संदर्भ समूह पार्ट 2 में हम संदर्भ समूह के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। धन्यवाद।